हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर जंक्शन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? देखिए, अभी कुल आपके क्या क्या डिस्कशन हो चुके हैं। एक सबसे शुरुआत में हमने एक पेपर डिस्कस कराया था, उसके बाद हमने एनालिसिस की थी कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछी जाती हैं। उसके बाद हमने उसमें सबसे बेसिक टॉपिक, शुरुआती टॉपिक लेके शुरू किए थे भाई, सेंटेंस के प्रकार। ना पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बाद में आएंगे, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो सेंटेंस के प्रकार जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि जो सेंटेंस के प्रकार होते हैं वो दो चीज़ों पर बेस्ड होते हैं। तो जैसे हमारे सेंटेंस दो चीज़ों पर बेस्ड होते हैं, तो वो दो चीज़ें क्या थी? एक हमने बताया था सेंटेंस की मीनिंग, या उस सेंटेंस के सेंस के आधार पर हमने सेंटेंस के प्रकार देखे थे, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस कैसे होते हैं। ठीक है, मीनिंग और स्ट्रक्चर। मीनिंग और स्ट्रक्चर में मीनिंग के आधार पर हम लोगों ने डिस्कस किए कितने तरह के। एक कहा था असर्टिव होगा, और एक कहा था इंटरोगेटिव होगा, और एक कहा था इंपरेटिव होगा, और ये बता भी चुके हैं। इंपरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, और ऑप्टेटिव है। ये हमने 5 बताए थे और पांचों पढ़ा चुके हैं। ठीक है, मीनिंग या सेंस के आधार पर ये 5 प्रकार के सेंटेंस थे जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्ट्रक्चर के आधार पर हमने कहा था कि 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, और दूसरा कंपाउंड सेंटेंस होता है, और एक तीसरा प्रकार है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ठीक है, ये 3 तरह के सेंटेंस होंगे। अच्छा, प्रीवियस पेपर अगर आपने डिस्कस किया होगा या प्रीवियस पेपर लगाया होगा 2015 के बाद का भी अगर आपने लगा लिया होगा, तो आपने देखा होगा, पाया होगा कि इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा आपका असाइनमेंट भी तैयार है, असाइनमेंट देना है, लेकिन इसके पहले ये खत्म कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेंटेंस के प्रकार होते हैं, आज हमें इसे ही डिस्कस करना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस कैसे होते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर एक सेंटेंस होता है सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस, नाम से ही सिंपल है। आप मत तो ये इसके नाम पे मत जाइएगा। कुछ लोगों के नाम बड़े अच्छे होते हैं। नाम क्या होगा? नाम होगा विनय कुमार। अब आप लोगों में कोई विनय कुमार हो तो इमोशनली मत लीजिएगा। कई बार देखा गया है कि नाम होता है विनय कुमार और विनय जरा सी भी नहीं होती। नाम होता है जैसे मान लीजिए लिखा हो दयानंद, नाम है दयानंद, और दया न, दया छू भी नहीं गई है। तो नाम पे मत जाइएगा। ये नाम है सिंपल, लेकिन सिंपल नहीं है। इसमें सबसे टेढ़ा यही है। नाम भले सिंपल है, टेढ़ा सबसे ज्यादा यही है। जैसे घर में किसी का नाम छोटू हो तो क्या जरूरी है छोटा सा होगा? अरे भाइयों में छोटा होगा, छोटू बोला गया, हो सकता है सबसे लंबा हो। तो ये नाम सिंपल है, लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा टेढ़ा है ये। ठीक है, चलिए। तो दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को किस पर पहचानेंगे? इन दोनों को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप कंजंक्शन पहचानिए। तो ये क्या होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? ये कंजंक्शन पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा कंजंक्शन लगा है। कुछ कंजंक्शंस की एक पहचान होती है कि ये जैसे बिकॉज लगा, मान लो बिकॉज लगा तो कॉम्प्लेक्स होगा, सो देयरफॉर लगा कंपाउंड होगा। आल्दो लगा है तो आल्दो लगा तो क्या होगा बताइए? कॉम्प्लेक्स होगा। बट येट लगा है तो क्या होगा? कंपाउंड होगा। अब ये सब चीजें हैं ऐसे ही। एंड लगा तो क्या होगा? कंपाउंड होगा। और सो वगैरह लगा है, या देन लगा है, या व्हेन वगैरह लगा है, तो ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऐसे ही से हम पहचानेंगे क्या कंजंक्शन लगा। और सिंपल में कंजंक्शन से पहचान नहीं आएगी। इसमें वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब लगी हुई है जो, ठीक, जितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब लगा के सेंटेंस को जोड़ा गया होगा तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाता है। ठीक है,
पार्टिसिपल है, जुरंड है, इन्फिनिटिव है, वो लगा होगा तो सिंपल हो जाएगा। तो सिंपल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में से कोई एक चीज पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब इसी बहाने आपको क्लॉज भी बता लेंगे लगे हाथ। तो कंपाउंड सेंटेंस में जरूरी क्या है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा कि ये जुड़ता है बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप लोगों ने हाई स्कूल में 11th में 12th में ये पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ये जुड़ा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगा तो कंपाउंड होगा, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सारे पहचान जाएं, ठीक है, अगर हम सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहचान जाएं तो सबऑर्डिनेटिंग अगर नहीं भी पहचानते हैं तब भी काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिए, बहुत मेहनत ना करनी हो, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करिए तो ऐसे भी काम बन सकता है। नहीं तो फिर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद कर लीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद कर लीजिए, फिर तो कोई झंझट ही नहीं है। सिंपल सेंटेंस है जिसमें कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा, इसमें कंजंक्शन के आधार पर डिसाइड नहीं होगा। तो यहाँ कंजंक्शन का रोल नहीं है, सिंपल में कंजंक्शन का रोल नहीं है, इन दोनों में कंजंक्शन का रोल है। और दो अलग अलग तरह के कंजंक्शन है, एक को तैयार कर लीजिए, दूसरा जो तैयार किए हैं उसमें से नहीं मिला तो दूसरा वाला होगा। ठीक है, खैर हमें बताना दोनों है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो कोऑर्डिनेट क्लास होता है, कोऑर्डिनेट क्लास मिलके कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और सबऑर्डिनेटिंग से जोड़ेंगे तो सबऑर्डिनेट क्लास बनेगा, और दोनों जोड़ के क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो हम इन दोनों में पहले इसको नहीं शुरू करेंगे, इन दोनों में से कोई एक स्टार्ट कर देते हैं आज ही, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर देते हैं किसको, कंपाउंड को लेके चलते हैं। तो पहले पढ़ाते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाने के पहले हमें इस सेंटेंस को पहले एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे हमें कहीं लिखा हो एक सेंटेंस, मान लो ऐसे लिखा, इट वाज रेनिंग हेविली, बहुत जोर से बारिश हो रही थी भाई। तो therefore we got late, और दूसरा सेंटेंस है we got late because it was raining heavily। और तीसरा सेंटेंस हम लिख दें, on account of heavy rain we गॉट लेट। चलिए, 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। इट वॉज रेनिंग हेवली, अब इसमें देखिए कि 2 सेंटेंस साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक क्या लगा, एक लगा यहाँ बीच में देयरफॉर लगा है। देयरफॉर के पहले एक सेंटेंस लिखा है इट वॉज रेनिंग हेवली, और दूसरा सेंटेंस लिखा है कि वी गॉट लेट। तो इट वॉज रेनिंग हेवली आपको क्या नजर आ रहा है, इट वॉज रेनिंग हेवली लग रहा है कारण, और वी गॉट लेट हमें देर हो गई, ये क्या है उस कारण का परिणाम। ये क्या है, कारण का परिणाम। तो भारी बारिश होना कारण है और देर हो जाना ये क्या है, परिणाम है। तो जब 2 सेंटेंस में एक में कारण और एक में परिणाम हो, तो कारण और परिणाम वाले सेंटेंस को जब एक में जोड़ा जाता है, तो अगर आप कारण पहले कर देते हैं परिणाम बाद में कर देते हैं, और जोड़ने के लिए सो देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। तो सो देयरफॉर एक्चुअली है क्या, देखिए, सो देयरफॉर एक्चुअली है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका मतलब ये जो हमारा सेंटेंस बना, ये सेंटेंस किस कैटेगरी में आएगा, ये है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, अब इस वाले सेंटेंस में देखिए वी गॉट लेट का मतलब क्या हुआ, ये परिणाम पहले कर दिया, हमें देर हो गई। और ये क्या लिखा है, इट वाज रेनिंग हेवली,
कारण बाद में लिखा है। अब देखिएगा सेम सेंटेंस ऊपर कारण पहले है परिणाम बाद में है, तो क्या लगाया देयरफॉर, कंपाउंड बन गया। यहाँ देखिए परिणाम पहले लगाया है कारण बाद में लगाया है, देर होने का कारण बाद में लिखा है, और बीच में ये कंजंक्शन क्या लगाया बिकॉज, क्योंकि। और क्योंकि जो कंजंक्शन है ये कैसा कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के जोड़ते हैं तो वो हमारा सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स। बस आप समझ गए ना, इतनी सी झंझट है। इसमें क्या किया हमने, केवल हमें ये पता हो अगर सिर्फ कि देयरफॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेटिंग है, तो बस इतने से हमें पता चल जाएगा। हम जानते थे कि देयरफॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए हमारा सेंटेंस ये क्या होगा कंपाउंड। यहाँ हम जानते थे कि बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और बिकॉज लगा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या होगा कॉम्प्लेक्स होगा। बस बात खत्म है, इतने ही काम है। तीसरे में देखा ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन्स। ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन्स में देखिए ये एक वाक्य नहीं है, इन दोनों में क्या था, ये भी वाक्य था ये भी वाक्य था, इसमें क्या है ये भी वाक्य है और ये भी वाक्य है, तो इन दोनों में वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ा गया है। और तीसरे वाले में देख लीजिए कि दो वाक्य है ही नहीं, एक है वाक्य, केवल कहाँ सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये लगी वर्ब। यहाँ कोई वर्ब है कोई सब्जेक्ट है नहीं लिखा है। ऑन अकाउंट ऑफ क्या हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ एक एडवर्ब है, और हैवी रेन क्या हो गया, ये नाउन है। ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन, ये देखिए एडवर्ब के साथ नाउन लगा के हमने कारण बता दिया। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, भारी बारिश के चलते, सेंटेंस है क्या, ये कोई वाक्य है, भारी बारिश के चलते, भारी बारिश के नाते, भारी बारिश की वजह से, ये कोई वाक्य नहीं है ना, ये एक फ्रेज है। ठीक है, ये एक फ्रेज है और ये क्या होगा एडवर्ब फ्रेज होगा ये, क्योंकि कारण बता रहा है। और ये वाला क्या है, ये एक वाक्य है। तो अब एक वाक्य है और ये एक फ्रेज है, तो इसमें दो वाक्य है ही नहीं और कोई कंजंक्शन से जुड़ा उड़ा नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं, इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक, आपको बात समझ में आई, कैसे पहचानेंगे। अभी आपको पहचान नहीं बताई गई है, कंजंक्शंस मैंने सारे नहीं बताए हैं, खाली ये बता दिया तीन तरह के सेंटेंस में कि कैसे वो कंपाउंड हो जाता है, कैसे वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कैसे वो सिंपल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहचान की ओर आगे बढ़ते हैं, कैसे आप पहचानेंगे। तो इसमें तो चूंकि फ्रेज लगने हैं, फ्रेज वाला मामला हम बाद में बताएंगे, तब तक थोड़ी सी आपको आदत बैठ जाए इनकी। पहले हम क्या शुरू करते हैं, पहले हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बता देते हैं, जिससे आप कंपाउंड सेंटेंस को पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग भी अपनी कॉपी कलम लेके तैयार रहिए भाई। तो मेकिंग ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना, क्या है हमारा टॉपिक, मेकिंग ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसका मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप ये पहचानिए, बस यहीं से सारे झंडे उखाड़ देंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहचान जाइए, आपको कंपाउंड सेंटेंस अपने आप पहचान में आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने तरह के होते हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। इसको इस पे जोर मत दीजिए, जोर किस पर देना है आपको, जोर देना है इस पर। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रकार में आ जाते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रकार में हम सबसे पहले आपको एक प्रकार बता रहे हैं, ये होता है क्यूमुलेटिव। क्या होता है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। तो क्यूमुलेटिव क्या होता है, ये योग सूचक होता है। क्यूमुलेटिव क्या है, योग सूचक। योग सूचक का मतलब क्या हुआ, योग का मतलब समझ रहे हैं ना, प्लस, यही तो होता है ना योग, मैथ में इतना तो आपको आता ही होगा। तो योग सूचक में योग करते हैं, और योग का मतलब क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, योग माने प्लस, जोड़ दिया। तो योग सूचक क्या होगा, कौन से ऐसे कंजंक्शंस हैं जो दो को एक में जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए मतलब दोनों को प्लस कर देते हो। तो प्लस कर देते हो, जैसे पहले कंजंक्शंस देख लीजिए। तो प्लस करने वाले कंजंक्शंस कौन है, एक कंजंक्शन है प्लस करने वाला एंड, और एक कंजंक्शन है प्लस करने वाला बोथ के साथ लगा होता है एंड, और एक कंजंक्शन होता है नॉट ओनली बट आल्सो। क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो।
एक हो जाता है इसी में एज वेल एज, और एक हो जाता है विद। हालांकि विद प्रीपोजिशन है, विद क्या है, प्रीपोजिशन है, लेकिन कभी दो लोगों को एक में जोड़ने का काम करता है तो कंजंक्शन के रूप में आ जाएगा। विद हो गया, along विद हो गया, और टुगेदर विद हो गया, है एक ही चीज दोनों, विद, along विद और टुगेदर विद। ठीक है, कभी कभी अकेले आल्सो और टू का भी प्रयोग किया जाता है, आल्सो और टू और एज वेल, लेकिन ये पूरे कंजंक्शन की तरह नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गए, ये हमारे बन गए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सारे हैं इतने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो दो को एक में सीधे सीधे जोड़ने के काम आते हैं। पहली बात तो आप इनको पहचान लीजिए, सीधे सीधे इन्हें पहचान लीजिए बस। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, और विद है, along विद है, टुगेदर विद है, और आल्सो टू, ये सब हैं। चलिए इनसे हम दो सेंटेंस को एक में जोड़कर दिखा देते हैं, या ऐसा करिए, या तो हम बाद में इन पर एक क्वेश्चन दे देते हैं बस। ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा। मान लीजिए कहीं ऐसे एक सेंटेंस लिखा हो, मोहन went to market। दूसरा सेंटेंस लिखा है he bought a book। मोहन went to market, he bought a book। दो वाक्य हैं। मोहन बाजार गया, उसने एक किताब खरीदी। क्या किया, मोहन बाजार गया, उसने एक किताब खरीदी। तो मोहन ने दोनों काम किए हैं ना, मोहन बाजार गया है, मोहन ने ही किताब खरीदी है, और कहाँ खरीदी है, बाजार जाके खरीदी है। इन दोनों सेंटेंस को एक में जोड़ना होता तो हम क्या लगा देते, यहाँ बीच में, बीचों बीच लगा दीजिए दोनों के, क्या लगा दे, एंड। तो अगर हम बीच में एंड लगा देंगे तो जुड़ गया ना, बस यही होगा कि इस ही को हमें स्मॉल लेटर में करना पड़ेगा क्योंकि अब ये जुड़ गया है। तो मोहन बाजार गया और उसने एक किताब खरीदी। अच्छा, बाय द वे कि ये ही ना लिखा हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। मान लीजिए यहाँ ही ना लिखा हो, तो मोहन वेंट टू मार्केट ये हो गया, और बॉट अ बुक, ये दोनों का सब्जेक्ट कौन है, मोहन। दो क्रियाएं उसकी, बाजार जाना और किताब खरीदना, उन दोनों क्रियाओं को एंड लगा के जोड़ दिया गया। तो चूंकि कार्य दो हुए, बाजार जाना और खरीदना, दो कार्य हुए तो दो सेंटेंस हो गए, क्योंकि जितने कार्य होंगे उतने सेंटेंस होते हैं। कार्य दो हुए तो सेंटेंस दो हुए। चूंकि सब्जेक्ट दोनों एक ही था, मोहन और ही, तो कि दोनों सब्जेक्ट एक ही थे, इसलिए दूसरे वाले सब्जेक्ट को लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर लगा होगा तो गलत नहीं है, अगर नहीं लगा है तो भी गलत नहीं है। आपकी मर्जी, लगाना चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। ये तभी हो सकता है जब दोनों सब्जेक्ट एक ही हो। तो इसी तरह से एंड लग जाता है, बोथ हैंड लग जाता है, जिसे हम कहें मोहन डिड बोथ। ठीक है, वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ बुक, बोथ हैंड लग गया। एज वेल एज भी लगा सकते हो, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इस तरह की चीजें हैं जो हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के बाद दूसरा वाला कंजंक्शन है हमारे पास, एक है इलैटिव। क्या नाम है इसका, इलैटिव कंजंक्शन। ये है इलैटिव। इलैटिव का मतलब क्या होता है, परिणाम सूचक। ये क्या है, परिणाम सूचक। तो इलैटिव परिणाम सूचक होगा। परिणाम सूचक का मतलब समझ रहे हैं ना, परिणाम सूचक का मतलब क्या होगा, पहले कारण होगा प्लस यहाँ क्या होगा, परिणाम होगा, और बीच में ये क्या होगा, कंजंक्शन होगा। कौन सा कंजंक्शन होगा आपका, इलैटिव। कारण और परिणाम के बीच में इलैटिव कंजंक्शन अगर लगा हुआ है तो वो परिणाम सूचक यानी कि इलैटिव, यानी कि वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं परिणाम सूचक कंजंक्शंस हैं कौन कौन से। तो परिणाम सूचक कंजंक्शन में आएगा, एक है सो, आपका बहुत चिर परिचित, बचपन से यूज करते आ रहे हैं।
सो होगा और क्या होगा, देयरफॉर होगा, देयरफॉर होगा और एक क्या होगा, कभी कभी यूज किया जाता है दैट्स व्हाई। तो कुछ लोग थोड़े स्टाइलिश जो लोग लिखते हैं वो लोग क्या यूज करते हैं, दिस इज व्हाई यूज करते हैं। और कभी कभी लोग इसको ऐसे यूज करते हैं एज अ रिजल्ट, और कुछ लोग एक एडवर्ब यूज करते हैं कॉन्सिक्वेंटली, हालांकि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। अच्छा, सो का मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है इसलिए, और देयरफॉर क्या होता है, अतः। दैट्स वाई, दिस इज वाई का मतलब क्या होता है, इसीलिए। एज अ रिजल्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप। ये कंजंक्शन है हमारे, रिजल्ट बताने के काम आते हैं। इसके पहले हमें जो सेंटेंस यूज करना होगा क्लॉज, वो क्या होगा, इसके पहले होगा कॉज विशुद्ध रूप से, और इनके बाद में क्या होगा आप अंदाजा लगाइए, इनके बाद होगा हमेशा इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट। जैसे मान लो ये सेंटेंस लिखते हैं कि टीचर ने मुझे सजा दी, ठीक, टीचर ने मुझे सजा दिया, टीचर ने मुझे क्लास से निकाल दिया। और एक सेंटेंस लिखा हो कि मैं क्लास में देर से आया था या मैं कॉलेज देर से आया था। अब आप बताइए कि कॉलेज से या क्लास से निकाला जाना कारण है कि परिणाम है, परिणाम है, ठीक है ना। सजा दिया जाना, मुर्गा बना दिया, ठीक है। तो देर से आने पे ज्यादातर यही होता है, मतलब टीचर क्लास से नहीं निकालते हैं, थोड़ी सी दया होती है, सोचते हैं कि बच्चे का नुकसान ना हो और सजा भी मिल जाए। अब पढ़ाई का नुकसान भी ना हो और इनको सजा भी मिल जाए, तो उसके बदले में क्या करते हैं, चलो मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन जाओ, पढ़ते भी रहो और सजा भी पाते रहो। तो ये जो मुर्गा बना दिया जाता था, ये क्या था, मुर्गा बना दिया जाता था, ये था इफेक्ट। किसका इफेक्ट होता था, देर से आने का। तो देर से आए ये कारण बन गया, मुर्गा बना दिए गए इफेक्ट हो गया। और क्या जोड़ेंगे बीच में, इनमें से चाहे जो लगा लीजिए। जैसे हम कहें यहाँ सेंटेंस लिखा हो कि वी रीच्ड कॉलेज लेट, तो वी रीच्ड कॉलेज लेट, आगे क्या लगाएंगे, सो वी वर पनिश्ड, देयरफॉर वी वर पनिश्ड, दैट्स व्हाई, दिस इज व्हाई वी वर पनिश्ड, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप हम कॉलेज देर से आए, परिणाम स्वरूप वी वर पनिश्ड हमें सजा दी गई। तो ये जो सेंटेंस, ये जो कंजंक्शन लगे हैं, सो देयरफॉर, दैट्स व्हाई, दिस इज व्हाई, एज अ रिजल्ट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली, ये परिणाम बताने वाले इलेटिव कंजंक्शन हैं जो आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं तो इनसे जोड़ा हुआ सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इज दैट क्लियर, आई थिंक यस, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरे कंजंक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऊपर से हमें लिस्ट छोटी करनी पड़ेगी, कुछ मिटाना पड़ेगा। आप लोग लिखते रहिएगा, पहचानने के लिए बहुत काम आएगा। तीसरा है एडवर्सेटिव। तीसरा कंजंक्शन कैसा है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ, विरोध सूचक। विरोध सूचक में क्या होता है, विरोध सूचक में दो बातें परस्पर एक दूसरे की विरोधी होती हैं। तो परस्पर विरोधी बातें कैसे होती हैं, जैसे किसी आदमी ने मेहनत एक दिन भी ना की और नंबर वो फर्स्ट डिवीजन ले आया, अब बताइए विरोध सूचक हो गया कि नहीं। जैसे कभी कभी होता है कि हमने कोई गलती नहीं की और टीचर ने हमें सजा दे दी, अब ये देखो विरोध सूचक हुआ कि नहीं। कोई गलती नहीं की थी मैंने, एक भी गलती नहीं की थी, बिल्कुल ये निर्दोष थे और टीचर बस मूड खराब था, 4 डंडे लगा दिए। तो उसमें आपको क्या लगेगा, मतलब दोनों चीजों में विरोधाभास नजर आएगा कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं थी फिर भी हमें पीट दी। तो ये चीज होती है, विरोध सूचक में होता है। तो आइए विरोध सूचक में देखते हैं हमें कंजंक्शन कौन कौन से मिलते हैं। तो विरोध सूचक के कंजंक्शन है, देखिए एक बहुत चिरपरिचित कंजंक्शन है जिसे आप भली भांति जानते हैं और सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो क्या है, बट। और दूसरा क्या है इसमें, येट। तीसरा क्या है इसमें, स्टिल। चौथा, अब देखिए अब कम परिचित वाले मिलेंगे,
कभी कभी यूज होने वाले बड़े राइटर्स, नॉनदलेस, नेवरदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, while, whereas, on the contrary, on the other hand, on the other hand। ये देखिए कंजंक्शन है। तो बट का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन किंतु परंतु, बट जानते हैं आप लोग, लेकिन किंतु परंतु। और येट से लेकर के यहां तक का कंजंक्शन जो है इसका मतलब होता है फिर भी या तो भी। व्हाइल और व्हेयरएज का मतलब क्या होगा, जबकि, शार्प कंट्रास्ट। ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या हुआ, या ऑन द कंट्रेरी का मतलब क्या हुआ, इसके विपरीत। क्या हो गया, इसके विपरीत। हम ऐसे लिखे, इसके विपरीत। चलिए, अच्छा, तो ये कंजंक्शन है क्या करने के लिए, दो विरोधी बातों को एक में जोड़ने के लिए, जिसमें एक है बट। आप बचपन से यूज करते आते हैं, बट माने लेकिन, किंतु परंतु। जैसे दो सेंटेंस थे, हमने क्या लिखा था, लिख देते हैं क्या यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं, he worked hard, और यहां लिख दिया he did not succeed। ठीक, अब दो चीज ले लीजिए। ही वर्कड हार्ड का मतलब उसने बड़ी मेहनत की, और ही डिड नॉट सक्सीड का मतलब वो सफल नहीं हुआ। अब बताइए, उसने बहुत मेहनत की, वो सफल नहीं हुआ, तो बीच में जोड़ने के लिए अब क्या लगाएंगे, विरोधी है ना। मेहनत की और सफल ना होना तो परस्पर विरोधी होता है। जब कारण और परिणाम में परस्पर विरोध हो तो क्या लगाएंगे, बट। उसने मेहनत किया लेकिन किंतु पास नहीं हुआ, येट माने फिर भी पास नहीं हुआ, स्टिल माने फिर भी पास नहीं हुआ, नॉनदलेस, नेवरदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग माने फिर भी पास नहीं हुआ। व्हाइल नहीं लगाएंगे, इस तरह के सेंटेंस में आप व्हाइल नहीं लगाएंगे। व्हाइल किस तरह के सेंटेंस में लगाएंगे, देखिए यहां पर लिख रहा हूं, आप जबकि आपने मीनिंग तो लिख ही ली होगी। यहां एक सेंटेंस लिख रहा हूं व्हाइल के लिए। व्हाइल के लिए जैसे सेंटेंस हमने लिखा, जैसे हम कहें कि यू आर लेबोरियस, यू आर लेबोरियस। यहां लिखा हो योर ब्रदर इज लेजी। तो दो लोग हैं, आप क्या है, मेहनती, और आपका भाई क्या है, लेजी। तो दो लोगों में जो गुण पाए जा रहे हैं, या जो दो लोग कार्य कर रहे हैं, वो परस्पर विरोधी हो। जैसे हम कहें कि इंडिया हमेशा से शांति पूर्वक समस्या हल करना चाहता था, और उधर लिखे कि पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता है। तो दो देशों की बात हो रही है, इंडिया की और पाकिस्तान की, ठीक है। और दोनों के जो उपाय हैं उनमें भी परस्पर विरोध है। तो जब दो अलग अलग लोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में दो अलग अलग तरह के गुण पाए जाएंगे और परस्पर विरोधी गुण पाए जाएंगे, तब हम क्या लगाते हैं, व्हाइल या व्हेयरएज, मतलब जबकि। जैसे मान लो कुछ ग्रह क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, कुछ ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, तो ऐसे में जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे आप, व्हाइल या व्हेयरएज यूज करेंगे। ऑन द अदर हैंड या ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब हुआ ठीक इसके विपरीत। जैसे हम कहें कि मैं हमेशा उनकी मदद करता रहा, मैं हमेशा उनकी मदद करता रहा, और आगे लिखा है कि उन्होंने हमेशा हमेशा हमारा बुरा चाहा, तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, मैं हमेशा उनकी मदद करता रहा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर वो हमेशा मेरा बुरा करते रहे, ठीक है। या ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक इसके विपरीत, वो हमेशा मेरा बुरा करते रहे। तो ये सेंटेंस ऐसे हैं जो कॉन्ट्रेरी या कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं।
इन्हें एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहा जाता है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इनसे जुड़ा हुआ सेंटेंस क्या बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, एक और बचा है, लेट्स डिस्कस दैट आल्सो। तो चौथा वाला है, ये है विकल्प सूचक। चौथा कंजंक्शन देखिए, ये है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या है? यह है विकल्प सूचक। क्या है? विकल्प सूचक। तो विकल्प सूचक में क्या होता है? आपके सामने एक विकल्प रख दिया जाता है। जैसे किसी ने कहा एक सेंटेंस में ईट इट, ठीक है ना? ईट इट का मतलब क्या हुआ? इसे खा लो, जो भी हो रूखा सूखा, इसे खा लो। तो दूसरा सेंटेंस लिखा रिमेन हंग्री, या बहुत ज्यादा गुस्सा है तो बोल देंगे डाई हंग्री। ठीक है, तो आपके सामने एक विकल्प क्या है? आप इसको जो है उसे खा लीजिए, और दूसरा विकल्प क्या है? भूखे रहिए। तो कभी कभी घर में लोग बड़े गुस्से में, कुछ बना है आपको पसंद नहीं है, तो अगर मूड खराब है तो क्या जवाब मिलता है? खा लो या भूखे मरो, या जो बना है खा लो या बना लो। ऐसे सुना होगा ना आप लोगों ने कभी कभी। हाँ, जैसे ही आपने नखरे किए तो जो बना है खा लो या तो बना लो, या और गुस्से में है तो खा लो या तो जाओ भूखे मरो। ठीक है, तो आपके सामने क्या ऑप्शन होता है? या तो खा लो और या तो भूखे रहो। तो ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन आप ए चुनेंगे या ऑप्शन आप बी चुनेंगे, आपकी मर्जी। दोनों नहीं चुन सकते, दोनों में से कोई एक। जैसे क्लास में आप बहुत बकबक कर रहे हैं तो टीचर कहता है या तो चुपचाप सुनो या तो निकल जाओ। तो 2 विकल्प हैं, यहाँ रहोगे तो चुपचाप सुनना होगा, अगर बकर बकर करना है तो निकल जाओ। ये होता है विकल्प सूचक। तो विकल्प सूचक जो वाक्य होते हैं, इसमें कंजंक्शन हम क्या यूज करते हैं? ठीक है, अच्छा चलिए, यही दोनों को जोड़ना होता तो क्या करते? या तो हम यहाँ क्या करते? खा लो या और लगा ना, खा लो या भूखे मरो, तुम्हारी मर्जी। तो लग गया ना आर। या फिर हम ये कह दें अदरवाइज खा लो वरना भूखे मरोगे। ठीक है, तो इस तरह के हैं, इन्हें हम देख लेते हैं कंजंक्शन कौन कौन से हैं ये। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन में आता कौन कौन है? अल्टरनेटिव कंजंक्शन में एक है आपका और का मतलब क्या हुआ? या। दूसरा कंजंक्शन है एल्स। तीसरा कंजंक्शन है अदरवाइज। इन तीनों का मतलब क्या हुआ? वरना, अन्यथा। ठीक है ना, चुप रहो, वरना, समझ गए ना? हाँ। चौथा और एल्स अदरवाइज, और एक होता है लेस्ट। लेस्ट का मतलब क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे कहते हैं ना चुपचाप बैठे रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूं। ठीक है, तो ये भी तो एक विकल्प है, चुपचाप बैठे रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूं। तो मतलब ये चुन लो, या फिर ये हाथ पैर तोड़वा लो, या तो चुपचाप बैठे रहो। तो उसमें क्या लगाते हैं? लेस्ट। तो लेस्ट के साथ हमेशा सब्जेक्ट के साथ शुड लगेगा, ये बात तय है, ये भी आप समझ लीजिए साथ में। हालांकि बाद में बताऊंगा, लेस्ट के साथ सब्जेक्ट शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन लेस्ट का मतलब आप समझिए कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो ये भी तो टोन वही है। देखिए यहां क्या था? कीप साइलेंट, अदरवाइज कीप साइलेंट, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर बोन्स, वरना तो ये हड्डी पसली तोड़ दूंगा। यहाँ क्या है? कीप साइलेंट, लेस्ट आई शुड ब्रेक योर बोन्स, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं। यहाँ क्या है? चुप रहो वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। तो टोन लगभग दोनों की एक ही जैसी है, बस वर्ड बदल गया। चलिए 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं।
तेरे अब ये सब पढ़ लेंगे ना तो आपको घर में धमकी देने के भी काम आएगा, अगर घर में छोटे होंगे तो। बड़ों को मत देना वरना पलट जाएगा पासा। और एस अदरवाइज रेस्ट, और इसी में आता है आइदर और इसी कैटेगरी का एक है नाइदर नॉर। ये कंजंक्शंस हैं किसके, ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है बच्चा, ठीक है। तो इनसे अगर हम कोई सेंटेंस जोड़ते हैं, इनमें से कोई एक लगा होता है आपके सेंटेंस में दोनों को जोड़ने के लिए, तो ये है क्योंकि अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की श्रेणी में आता है। और जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये चार के चारों तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अच्छे से समझ लिया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा एक बार में तो रिपीट करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, खजाना तो आपके हाथ में है, बार बार देखिए, जहां समझ में ना आए वहां फिर से देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। कंजंक्शन लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। एक कॉपी पर, एक कागज पर चारों तरह के कंजंक्शंस नोट कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। उसके बाद कल जब पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो कॉम्प्लेक्स के जो कंजंक्शंस हैं आप वो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद तो फिर हम आपको 50 क्वेश्चन का असाइनमेंट तैयार करके रखे ही हैं, ठीक है। वो 40 करीब 40 क्वेश्चन है असाइनमेंट में, 40-50 क्वेश्चन हो सकता है 10 बढ़ जाए, तो वो असाइनमेंट उसके बाद डिस्कस किया जाएगा, तब देखूंगा आपको कि कितना ये चीजें याद रही थी, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं होगा ना, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इसके बाहर का पूछा गया है, मतलब टाइप ऑफ सेंटेंस में इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक, और न पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है। बशर्ते कि आपको तैयार हो, ये आप मुझे दोष नहीं दे सकेंगे बाद में, ठीक है। तो चलिए ये वाला टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं, कल हम आते हैं फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान को लेकर के। तो तब तक इसको आप दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार देखिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए, लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है, बचना ही है, ठीक है। तो आप जितनी समझदारी दिखा लेंगे उतने होशियार हैं, उतने बुद्धिमान हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।